हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए भूगोल विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ, जिसका प्रकरण है कृषि मुख्य उपजें। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसके लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे ऊपर लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या, फिर लिखते हैं छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका का नाम, वो आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा। उसके बाद देते हैं विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम वो नाम होता है जहाँ पे आप शिक्षण ट्रेनिंग लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, उस विद्यालय का नाम लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद हम इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत ये 6 बिंदु होते हैं, जिसमें पहला कॉलम होता है दिनांक का। दिनांक वो दिनांक होगा जिस दिन आप शिक्षण कार्य करेंगे। फिर है कक्षा, तो ये कक्षा 8 के लिए बना है। विषय जो है सामाजिक विज्ञान है। उपविषय भूगोल है। चक्र 7वां और अवधि जो है 40 मिनट की होती है। ठीक है, फिर देते हैं प्रकरण। तो प्रकरण हमारा कृषि। कृषि के अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ेंगे? उपजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देते हैं उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम भूगोल विषय से संबंधित जो उद्देश्य हैं उसको लिखेंगे। ठीक है, और 4 से 6 उद्देश्य दिए जाते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से उद्देश्य हैं। इसमें पहला पॉइंट है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को भूगोल संबंधित तथ्यों की जानकारी देना। तीसरा, छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने का ज्ञान प्रदान करना। चौथा है छात्रों को सामाजिक एवं मानसिक विकास करना। पांचवा, छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान प्रदान करना। और छठा है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता को बताना है। तो इस तरह से हम 4 से 6 सामान्य उद्देश्य देते हैं। उसके बाद नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत 3 तरह के उद्देश्य दिए जाते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखते हैं कि ज्ञानात्मक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि बच्चों को ज्ञान देना यानी कि जानकारी देना प्रकरण के बारे में। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्रों को कृषि के बारे में जानकारी प्रदान करना। और दूसरा पॉइंट देंगे छात्र कृषि की मुख्य उपजों के बारे में जान सकेंगे। फिर दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत हम बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे, जो उन्हें हमने बताया उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या मतलब होता है। तो उसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र कृषि संबंधी तथ्यों को समझ सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है छात्र विभिन्न फसलों को उगाने के तरीके तथा उन्हें बोने के समय को समझ सकेंगे। उसके बाद तीसरा उद्देश्य होता है क्रियात्मक उद्देश्य, जिसमें हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जब हम ये चीज़ें बताएंगे बच्चों को, तो बच्चे अब अगली बार में जो है उस चीज़ को खुद, जब ये सब जान जाएगा तो खुद करने लगेंगे उस एक्टिविटी को। तो जिसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र अलग अलग समय में होने वाले फसलों को वर्गीकृत कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है कि छात्र कृषि को अपने दैनिक जीवन से जोड़कर अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद आता है नंबर सहायक सामग्री का। तो इसमें लिखते हैं कि कृषि तथा मुख्य उपजों से संबंधित चार्ट पेपर, संकेतक, रोलिंग बोर्ड, डस्टर आदि। उसके बाद नंबर आता है पूर्व ज्ञान का। इसमें लिखते हैं कि कृषि छात्र कृषि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न का नंबर आता है। प्रस्तावना प्रश्न जो होता है उसमें हम प्रकरण निकलवाते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से प्रस्तावना का प्रश्न तैयार किया जाएगा। तो इसके लिए इस तरह से हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत ये 3 कॉलम होंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन और छात्र कथन का। तो इसमें शिक्षिका प्रश्न करती है कि बच्चों हम किस देश में रहते हैं? तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि हम भारत में रहते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो बच्चों ने आंसर किया कि भारत किस प्रकार का देश है? तो बच्चे आंसर क्या करेंगे? भारत जो है कृषि प्रधान देश है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? देश से लेके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे कि हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि अधिकांश जनसंख्या जो है गाँवों में निवास करती है। ठीक है, फिर गांव से लेके फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे कि गांवों के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे उनके आंसर को लेके कि कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे अपने अपने संभावित आंसर देंगे और कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे? वो मौन हो जाएंगे, जो कि उनके लिए समस्यात्मक हो जाएगा। जब समस्यात्मक हो गया तो हमारा उद्देश्य निकल जाएगा, प्रकरण निकल जाएगा हमारा। तो हम उद्देश्य कथन कहेंगे कि छात्रों, आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत भारत कृषि एवं सिंचाई नामक पाठ से कृषि मुख्य उपजे नामक प्रकरण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आता है नंबर पाठ प्रस्तुतिकरण का। तो पाठ प्रस्तुतिकरण के लिए इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत ये 5 कॉलम होंगे। तो पहला कॉलम में क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण बिंदु, तीसरा है छात्र अध्यापिका कथन, चौथा है छात्र क्रिया और 5वां है श्यामपट्ट कार्य का। तो शिक्षिका प्रश्न करती है, पहले विकासात्मक 1-2 कर लेगी कि चावल, गेहूं आदि कैसे उगाया जाता है? तो बच्चे क्या आंसर करेंगे? खेती
खेती करके या कृषि के द्वारा उगाया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, समस्यात्मक हो जाएगा। तो बच्चे शिक्षिका क्या करेगी, जब समस्यात्मक शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में लगभग 55% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा विविध मिट्टियों के कारण देश में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलें उत्पन्न करना ही नहीं होता है, इसके अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, बागवानी आदि भी आता है। ठीक है, तो ये हो गया कृषि का अर्थ हो गया। उसके बाद दे दिया कि जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे क्या कहते हैं, निर्वाह कृषि कहते हैं। और तथा जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य फसल को बेचना होता है उसे हम व्यापारिक कृषि कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमने दे दिया कृषि के बारे में। इधर फिर श्यामपट्ट पे हम लिख के दिखा देंगे कुछ पॉइंट कि देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 17% कृषि से प्राप्त होता है। और क्या लिख दिया कि पशुपालन के अंतर्गत क्या क्या के अंतर्गत वे पशु पक्षी शामिल है जिन्हें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए पालता है। ठीक है, उसका लिखा कि वानिकी और मत्स्य पालन भी कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये 3 पॉइंट हमने दे दिए श्यामपट्ट सारांश में। उसके बाद हम इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि हमारे देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, तो बच्चे के आंसर कर देंगे 55%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि कृषि के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो बच्चे बता देंगे खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि आते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु शुरू करेंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु है फसलों का वर्गीकरण। तो इससे रिलेटेड पहले विकासात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि अच्छा बच्चों किन्हीं 2 फसलों के नाम बताइए, तो बच्चे आंसर कर दिए चावल, गेहूँ। फिर पूछ लिया कि देश में पैदा होने वाली फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तब बच्चे क्या है, मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक हो गया। फिर शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी कि देश में पैदा होने वाली फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है। स्पष्टीकरण दिया कि फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है खाद्यान्न फसलें, इसके अंतर्गत क्या क्या आती हैं, गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, दाल आदि आते हैं। दूसरा है नकदी फसलें, इसमें गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू आदि आते हैं। तीसरा है पेय एवं बगाती फसलें, जिसके अंतर्गत चाय, कहवा, रबड़, गर्म मसाले आदि आते हैं। फिर इसको श्यामपट्ट पे भी इधर साइड में लिख के दिखा दिया कि खाद्यान्न फसलें क्या है, ये मुख्य रूप से खाने के लिए, मतलब खाना भोजन के लिए उगाई जाती हैं। नकदी फसलें क्या होती हैं, नगद मतलब व्यापार के लिए, तो ये फसलें व्यापार के लिए उगाई जाती हैं। और पेय एवं बगाती फसलें क्या होती हैं, ये पीने के उद्देश्य से, पेय पीने से लिया गया लिक्विड है, पीने के उद्देश्य से उगाई जाती है। तो श्यामपट्ट पे लिख के दिखा दिया। उसके बाद जो है इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि 2 खाद्यान्न फसलों के नाम बताइए, तो बच्चे आंसर कर दिए कि चावल, गेहूँ। फिर पूछ लिया कुछ नकदी फसलों के नाम बताइए, तो नकदी मतलब जिसे पैसा मिलता है, तो गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू आदि ये हो गए आपके नकदी फसलें हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा शिक्षण बिंदु। फिर आता है तीसरे शिक्षण बिंदु का नंबर। तो तीसरा शिक्षण बिंदु है फसलों के प्रकार, फसल के बोने व काटने के समय के आधार पर। ठीक है, तो पहले विकासात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि चावल की खेती कब करते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे कि जब बारिश शुरू होती है, वर्षा के प्रारंभ में करते हैं। फिर दूसरा पूछ लिया कि गेहूं की खेती कब करते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे कि इसकी खेती सर्दी में करते हैं। फिर पूछा अगला क्वेश्चन कि बोने और काटने के समय के आधार पर हमारे यहाँ कितने प्रकार की फसलें होती हैं, तो क्या हो जाएगा, बच्चे मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक हो गया। फिर शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी कि फसल के बोने व काटने के समय के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं। पहला है रबी की फसल, समय कब है इसका, जाड़े के प्रारंभ में बोई जाती है तथा ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती है। और कौन कौन सी उपजें हैं, गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, राई आदि होती हैं। ठीक है, दूसरा है खरीफ की फसलें, तो समय क्या है, वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोना व शीत ऋतु के प्रारंभ में काटना। उपजे कौन कौन सी है, धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली आदि। और तीसरी है जायद की फसलें, तो इसका समय क्या है, मार्च अप्रैल में बोना और जब उपज तैयार हो जाती है तो उसको काट लेना। इसके अंतर्गत क्या क्या है, तरबूज, खरबूज, ककड़ी सब्जियां आदि आती हैं। ठीक है, इधर फिर श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया कि समय के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया 3 भागों में, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, 3 हिस्सों में किया गया है। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि रबी की फसल कब उगाई जाती है, तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे कि जाड़े के
प्रारंभ में उगाई जाती है। फिर दूसरा पूछ लिया कि जायद फसलों के 2 उदाहरण बताइए, तो बच्चे आंसर कर देंगे कि सब्जियां, तरबूज, खरबूज ये सब क्या है, जायद फसलें होती हैं। उसके बाद नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में 3 से 4 क्वेश्चन, जितने भी आपने शिक्षण बिंदु पढ़ा है उससे एक एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए। तो हमने पहला क्वेश्चन पूछ लिया कि कृषि से क्या तात्पर्य है। दूसरा पूछ लिया कि भारत में उगने वाली फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है। और तीसरा पूछ लिया कि बोने व काटने के समय के आधार पर उपजे कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, उसका नंबर आता है श्यामपट्ट सारांश का। श्यामपट्ट सारांश में हम कोशिश करते हैं कि जो क्वेश्चन हमने पुनरावृत्ति प्रश्न में पूछे हैं उसका आंसर हम श्यामपट्ट सारांश में लिखते हैं। तो इसमें पहला है कृषि, तो कृषि से लिख दिया कि कृषि से तात्पर्य केवल खेती करना या फसलें उत्पन्न करना नहीं होता, अपितु पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन भी इसके अंतर्गत आते हैं। फिर पूछ लिया दूसरा प्रश्न, भारत में उगने वाली फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ फसलों को वर्गीकरण कर दिया कि 3 वर्गों में विभाजन है। खाद्यान्न फसलें जिसमें के अंतर्गत क्या आता है, गेहूं, चावल, जौ आदि। दूसरा नकदी फसलें जिसके अंतर्गत गन्ना, कपास आदि आते हैं। और तीसरा है पेय एवं बागायती फसलें जिसके अंतर्गत चाय, कॉफी आते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है कि बोने व काटने के समय के आधार पर फसल जो है 3 प्रकार की है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ठीक है, उसके बाद हम गृहकार दे देते हैं बच्चों को। तो गृहकार में हमने दिया कि कृषि से क्या तात्पर्य है तथा फसलें कितने प्रकार की होती हैं, पढ़कर आना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की पाठ्य योजना कृषि, जिसके अंतर्गत हमने मुख्य उपजों के बारे में पढ़ा। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये पाठ्य योजना कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।